स्कूल खुल चुके हैं, वर्ल्ड वाइड स्कूल खुल चुके हैं। चाहे हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जापान, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, या हमारे पड़ोसी देश जो हैं भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, श्रीलंका है, सारे स्कूल खुल चुके हैं। अफ्रीका के सारे देशों में भी स्कूल खुल चुके हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो अप्रैल से ही वहाँ पे स्कूल चालू हैं। बल्कि कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल कभी बंद ही नहीं हुए, जैसे ताइवान है, निकारागुआ है, स्वीडन है। यूएस में तो जो छोटे बच्चे हैं, टोडलर हैं, उनके जो डे केयर सेंटर हैं वो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए। और न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कहना है कि उन डे केयर सेंटर की वजह से कोरोना वायरस का ना तो आउटब्रेक हुआ, ना ही कोई डेथ हुई। और सिमिलरली पूरे दुनिया में जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूल पे एक स्टडी हुई, और स्टडी का नतीजा ये निकला कि स्कूली बच्चों की वजह से या स्कूल की वजह से देयर इज़ नो कोरोना आउटब्रेक और नो डेथ। यहाँ तक कि नीदरलैंड की सरकार ने 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, चाहे वो मास्क हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। ऐसे में सवाल आता है कि भारत में स्कूल कब खुलेंगे और भारत में स्कूल क्यों नहीं खुल रहे। भारत समेत 4 ऐसे देश हैं जिनको इंतज़ार है वैक्सीन का। वो 4 देश हैं भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस। इन चारों देशों को मैंने नाम दिया है गिनी पिग कंट्रीज़। सारा मामला क्या है ये जानने के लिए आपको 200 साल पहले जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इतिहास में आप देखेंगे तो पाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड भारत की तरफ देखती थी लाइक अ स्लेव, कि जब भी उन्हें स्लेव की ज़रूरत पड़ती थी या जब भी उन्हें बंधुआ मजदूर की ज़रूरत पड़ती थी तो भारत से या फिलीपींस से, भारत मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान मिला के भी भारत था, से यहाँ से मजदूर ले जाते थे और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ की फैक्ट्रियों में, वहाँ के एग्रीकल्चर में भारतीयों को जानवरों के साथ या जानवरों की तरह यूज़ किया जाता था। तो शायद वो जो मेंटलिटी है वो आज भी बरकरार है। इसीलिए पूरे दुनिया में जब भी कोई नई दवा लॉन्च होती है तो पहले जानवरों पे ट्रायल होता है और जानवरों के बाद जब इंसान की बारी आती है तो भारत को देखते हैं, भारतीयों को देखते हैं गिनी पिग। इसका ताज़ा उदाहरण है जून के महीने में लॉन्च किया गया नई दवा कोरोना के नाम पे, जिसका नाम है फेविपिराविर। ये दवा 20 जून को लॉन्च हुई थी। अभी तक 50 दिन हो गए हैं लॉन्च हुए भी। भारत के सारे केमिस्ट में मिलता है ये दवा, लेकिन अभी भी भारत के अलावा पूरे दुनिया में कहीं और ये लॉन्च नहीं हुई। कारण क्या है? इसका कारण समझने के लिए इसके साइड इफ़ेक्ट आपको पढ़ने होंगे। साइड इफ़ेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, ये किताब आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ले सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ जापान की ये साइट से मैंने ली है और इसमें फेविपिराविर के पूरे साइड इफ़ेक्ट दिए हुए हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो एक ट्रेंड बन गया है कि पूरे दुनिया में जो दवाइयाँ बैन हो जाती हैं वो दवाइयाँ भारत में डंप कर दी जाती हैं। इसका सीधा उदाहरण है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि ओपीवी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन सन 2000 में दुनिया के ज़्यादातर देशों में बैन हो चुका था। कारण ये कि ओरल पोलियो वैक्सीन से वैक्सीन इंड्यूस्ड पैरालिसिस दिखाई देने लगा। लेकिन अभी इसके 20 साल भी हो गए बैन हुए भी, भारत के धरती में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको ओरल पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है यानी कि खिलाया जाता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 10 सालों के आंकड़े अगर देखें तो हर साल ऑन एवरेज ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से लगभग 50,000 नए बच्चों को पैरालिसिस होता है। मतलब ये कि अगर उन बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दिया जाता तो वो पैरालिसिस के शिकार नहीं होते, एक हेल्दी लाइफ जी पाते। लेकिन WHO ने इन सारी बातों को छुपाने के लिए इसको एक नया नाम दे दिया है, दैट इज़ NPAFP, नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। बोलने का मतलब ये है कि WHO का कहना है कि इन पैरालिसिस का कोई कनेक्शन नहीं है पोलियो से या पोलियो वायरस से। जबकि सच्चाई तो ये है, अगर आप CDC के साइट में जाकर देखें तो साफ लिखा है कि वहाँ पे बैन क्यों किया गया, और जिससे आप कनेक्ट कर लेंगे कि भारत में लगभग पिछले 10 साल में 5 लाख से लेकर 6.5 लाख पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो कि पोलियो वैक्सीन इंड्यूस्ड पैरालिसिस आप बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की। कोरोना वायरस जो है वो एक RNA वायरस है और RNA वायरस का कोई वैक्सीन नहीं बन सकता क्योंकि RNA वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट मतलब अपना रंग रूप बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक भेड़िया आपकी तरफ भागा हुआ आ रहा है आपको मारने के लिए, खाने के लिए, लेकिन आप एक हथियार लेते हैं, एक बंदूक लेते हैं, एम करते हैं उसको मारने के लिए। जब तक आप एम करते हैं तब तक वो भेड़िया मच्छर में म्यूटेट हो जाता है। अब उस मच्छर को मारने के लिए बंदूक काम नहीं आएगी, इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक रैकेट लेना पड़ेगा। जब तक आप इलेक्ट्रिक रैकेट लेके एम करेंगे तब तक वो मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। अब हाथी को मारने के लिए किसी और हथियार की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक इसी तरह से कोरोना वायरस अभी तक हज़ारों बार म्यूटेट हो चुका है, और जब तक कि वो वैक्सीन आएगा तब तक लाखों बार म्यूटेट हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि वो वैक्सीन का कोई कनेक्शन ही नहीं रहने वाला उस वक्त के म्यूटेट हुए वायरस से, लेकिन उस वैक्सीन का अपना साइड इफ़ेक्ट होगा। अब होगा क्या कि तब तक चाहे वो वैक्सीन के नाम पे कुछ भी आ जाए, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद या 2 महीने बाद, देश के जो सारे पेरेंट्स हैं भारत के, वो इतने डर चुके होंगे बच्चों को घर में रख रख के कि उनको लगता है कि कुछ भी सरकार बोलेगी तो हमें ये ले लेना है। और जैसे ही वैक्सीन के नाम पे कुछ भी आएगा, सारे पेरेंट्स, घबराए हुए पेरेंट्स, डरे हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को वो वैक्सीन देने को तैयार हो जाएंगे। एक ऐसा वैक्सीन जो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्राई नहीं किया गया, लाइक दैट मेडिसिन एज ए गिनी पिग, भारत के बच्चों पे वो ट्रायल होने वाला है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, और ये होमवर्क को मैं बोलता हूँ 5P। सबसे पहले तो ये है पेरेंट्स के लिए होमवर्क। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये किताब जो मैंने लॉन्च की थी 25 जुलाई को, ये किताब डाउनलोड करना है। ये किताब है नाइस वे टू क्योर कोविड-19। आप इस बुक को पढ़ के अपने अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो को थोड़ी बढ़ाइए, ताकि आप डिसीजन ले सके कि ऐसी स्थिति में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए सही क्या है। अब बात करते हैं हम सेकेंड P की। सेकेंड P का मतलब है पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जनता को फोर्सफुली मास्क ना पहनाएं। इसमें नुकसान आप ही का होने वाला है। जनता को मास्क पहनाने के लिए आपको खुद भी पूरे दिन 8, 10, 12 घंटे मास्क पहन के रखना पड़ता है, और ऐसा अगर आप 6 महीने तक करेंगे तो 50% चांसेस है कि आप एस्थमेटिक बन जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आपके सीनियर से पूछिए या किसी से पूछिए कि क्या मास्क अगर 6 महीने तक पहने, देयर इज़ ए चांस आई मे बिकम एस्थमेटिक। अगर वो लिख के देने को तैयार हो जाएं कि आप एस्थमेटिक नहीं बनेंगे तो ही आप पहनिए। अब बात करते हैं तीसरे P की। तीसरा P मतलब पॉलिटिशियन। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, तो क्वारंटाइन के जो नियम आपने लगाए हैं या आपने लॉकडाउन के जो नियम लगाए हैं, रह के मैं सुनता हूँ कि भाई इस शहर में 1 दिन के लिए लॉकडाउन है, उस कॉलोनी में 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गया है। तो ये सारे जो नियम है, जाहिर सी बात है इसके लिए आपके कोई सलाहकार होंगे, वो आपको सलाह देते होंगे। जो भी ये सलाह देते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ ये टोटली अनसाइंटिफिक है और इसका कोई बेसिस नहीं है। अब एक काम कीजिए, उस सलाह पे इंक्वायरी बिठाइए। अगर आप इंक्वायरी नहीं बिठा सकते तो आप मुझ पे इंक्वायरी बिठाइए। मैंने जो सारी बात बताई पिछले 5-6 महीने में, या इस बुक में जो सारी बातें लिखी हैं, इस पे इंक्वायरी बिठाइए। अगर इसमें कोई सच्चाई आपको मिलती है तो इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और सच्चाई नहीं मिलती है तो आप हमें सजा दीजिए। अब हम बात करते हैं चौथे P की। चौथा P मतलब पेंशनर, यानी कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है कि सारा कुछ कंट्रोल में है, हर महीने रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो आई जाती है, तो हमें और ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, लेकिन आप सिर्फ इतना कीजिए, आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पुण्य प्रसून वाजपेयी की एक वीडियो देखिए, 20 मिनट की वीडियो। आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको एक बात समझ आ जाएगा कि भारत जो है वो इस नाव की तरह है जिसमें 140 करोड़ सिटीजन सफ़र कर रहे हैं, और इस नाव में आप सेफली सबसे ऊपर यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन इसी नाव में नीचे कुछ 5-7 लोग छेद कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को धीरे धीरे गिरा रहे हैं। जैसे जैसे ये नाव सिंक करता जा रहा है, तो सबसे नीचे जो मज़दूर लोग हैं और बीच में मेरे जैसे लोग हैं, तो सबसे पहले मज़दूर की बारी आई, वो डूबने लगे। ऐसे में आप और हम मिलकर उनको देख रहे डूबते हुए और बहुत ही दुख जता रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो उनका आज है वही हमारा कल होने वाला है, और जब हम डूबेंगे तो रोने वाला, अफसोस जताने वाला भी कोई नहीं होगा, और वो दिन दूर नहीं है। ऐसे में चाहे आप रिटायर्ड हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस वक्त हैं, और कभी ना कभी आप रिटायर होंगे, तो आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ कीजिए। अब हम बात करते हैं 5वें P की, दैट इज़ पेशेंट। अगर आप पेशेंट हैं, अगर आपको फ्लू के सिम्टम्स हैं, चाहे वो फीवर हो या फीवरिश लग रहा हो या कमज़ोरी लग रही हो या खांसी हो या ज़ुकाम हो, बॉडी एक हो, ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो वायरस कौन सा है, वो कोरोना वायरस है, वो एडनो वायरस है, वो H1N1 है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना है। द फर्स्ट सिम्टम के साथ ही आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट लेना है।